हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुंजल सोनी वेलकम्स यू एट श्री महावीर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। और अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर चुके हैं और थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश होने के बाद अब हम फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपको अभी जो मैं मेथड बताऊंगा इनके अकॉर्डिंग आपको खुद सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके देखने हैं। अगर किसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दो समान धातु के गोले दिए गए हैं आपको, और एक पर 10 माइक्रोकूलम और दूसरे पर -20 माइक्रोकूलम आवेश है। इन दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाना है और उसके बाद पुनः कुछ दूरी पर रख करके नई अवस्था और पहली वाली अवस्था के मध्य दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसकी आपको तुलना करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको दो गोले दिए गए हैं और एक पर है +10 माइक्रोकूलम और एक पर है -20 माइक्रोकूलम, और दोनों की कुछ दूरी है दोनों के मध्य जिसे हम r मान लेते हैं। और इन फर्स्ट अवस्था में अभी हमने दोनों गोलों को आपस में संपर्क में नहीं लेकर के आए हैं, तो इस अवस्था में जो बल लगेगा वो बल हो जाएगा K, और दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। माइक्रोकूलम दोनों के मैंने एक साथ मल्टीप्लाई किए तो ये फाइनली बन गया 10⁻⁻12। ओके, तो ये आपके पास दोनों गोलों के मध्य लगने वाला विद्युत बल हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों गोलों को यदि संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा। देखो यहाँ पर जो दो धातु के समान गोले दिए गए हैं, समान गोले होने का मतलब है कि इन दोनों गोलों की त्रिज्याएं समान है, आकार दोनों गोलों का समान है। और इस केस में क्या होगा, जब हम चालन विधि के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो क्या होता है कि जब आप दो धातु के गोले लेकर के उन्हें आपस में संपर्क में लाएंगे तो उससे दोनों के मध्य आवेशों का पुनः वितरण होगा। और ये पुनः वितरण कब तक चलेगा, ये पुनः वितरण आपका जब तक चलता है जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश का मान समान नहीं हो जाए। यदि दोनों गोलों का आकार समान हुआ तो उसी केस की मैं बात कर रहा हूँ। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया होता कि दोनों गोलों का आकार समान नहीं है तो आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपको क्या कंडीशन अप्लाई करनी है ये आगे वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। अभी जो दी गई कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दो धातु के समान गोले दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं समान है, और इस स्थिति में जब हम दो गोलों को संपर्क में लाते हैं तो इन दोनों गोलों के मध्य आवेशों का पुनः वितरण होता है, और ये जब तक चलेगा जब तक कि दोनों पर आवेश का मान समान नहीं हो जाता है। तो हमें यहाँ पर दोनों गोलों को जैसे ही संपर्क में लेकर के आएंगे तो इन पर पुनः वितरण होगा, और पुनः वितरण के बाद फाइनल स्थिति जो आ जाती है आपके पास वो ये आ जाएगी कि पहला गोला और दूसरा गोला पुनः अपन ने उसी अवस्था में इनको रख दिया है कि दोनों के मध्य की दूरी r है, और यहाँ पर आवेश जो अब है कितना होगा, तो इसका पता लगाने के लिए आप दोनों आवेशों का माध्य निकाल लेंगे। एक आवेश आपके पास +10 है और एक आवेश आपके पास -20 है, और दोनों को हमने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया -5, क्योंकि -10 डिवाइड बाई 2 -5। तो ये -5 कूलम आवेश ही दोनों गोलों पर अब उपस्थित होगा अंतिम अवस्था में। ठीक है, तो अब इस पर भी -5 कूलम आवेश होगा माइक्रोकूलम में, और इस पर भी -5 माइक्रोकूलम आवेश होगा। ठीक है, ये आपको शर्त यहाँ पर याद रखनी है। ये हम सिर्फ तभी कर पा रहे हैं जब दोनों गोलों का आकार समान होगा। अब इस अवस्था में लगने वाले बल को अगर हम देखें तो ये बल हो जाएगा आपके पास K Q1 जो कि -5 और दूसरा भी -5 है, और दोनों माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बन जाएगा ये। ठीक है, माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6, और दोनों के मध्य की दूरी अभी भी हमने वही रखी हुई है। तो यहाँ पर जो बल होगा दूसरी अवस्था में ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 25 K अपॉन r², और 10⁻⁻12 यहाँ चल रहा है। ये आपकी दूसरी समीकरण हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो पहली अवस्था थी, पहली अवस्था में लगने वाला बल F1,
इसको और सेकेंड अवस्था में लगने वाला बल F2, इन दोनों की आपको तुलना करनी है। तो दोनों की जब हम तुलना करेंगे इसका मतलब है कि दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो आप कॉमन क्या क्या है, तो K से तो आपका K कैंसिल हो जाएगा, R² से आपका R² कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यहाँ कितना चल रहा है, तो यहाँ ऊपर वैल्यू चल रही है आपके पास माइनस का 200। माइनस चिन्ह आपको यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ यहाँ पर 200 ही लिखें, क्योंकि माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस अवस्था में जो बल लगा हुआ है स्थिर विद्युत बल वो आकर्षण प्रकृति का है। ठीक है, तो इसका मान हम कितना मान के चल रहे हैं यहाँ पर 200, और यहाँ पर मान कितना आ रहा है 25। 10⁻12 से 10⁻12 भी कैंसिल हो जाएगी, जो कांस्टेंट है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाई 25, और इसका अनुपात आपको मिलेगा 8:1। इसका मतलब जो पहली अवस्था है और जो दूसरी अवस्था है, इन दोनों अवस्थाओं में जो बल लगे हुए हैं आवेशों के मध्य, उनका अनुपात आपके पास 8:1 है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पर दो समान आवेशित गोले हैं, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, आवेश दोनों पर समान है और दोनों डोरियों की लंबाई भी आपको समान दी गई है। तो मैं डोरियों की लंबाई को L मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फिक्स है। अब आगे बोला गया है कि डोरियों के मध्य 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो पूरा कोण 30 डिग्री का है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लेते हैं, हम इस तरीके से एक लाइन में लेता हूँ, तो ये एंगल आपके पास जो होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला है इसने कि इस पूरे संयोजन को आपको एक द्रव में डुबो देना है, और उस द्रव का घनत्व आपको 0.8 दिया हुआ है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे प्रति का साइन जरूर लगा लें, तब भी यह कोण वही रहेगा। मतलब आपको दोनों गोलों के मध्य, दोनों डोरियों के मध्य जो कोण दिया गया है 30 डिग्री, वो आपको चेंज नहीं करना है। तो अब इसने बोला हुआ है कि जो गोला है, इसका जो पदार्थ है, इस पदार्थ का घनत्व हम रो मान लेते हैं। तो ये जो घनत्व आपको दिया गया है रो, इसका मान दिया गया है आपको 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो गोले का घनत्व दे दिया गया है आपको, और ये भी दिया गया है कि जिस द्रव में हम इन दोनों गोलों को डुबोने वाले हैं, उस द्रव का घनत्व आपको 0.8 दिया गया है। अब बोला गया है कि जिस द्रव में हम इसे डुबोएंगे, उसका आपको परावैद्युतांक कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है आपको कि दो गोले हैं, समान आवेश के हैं, दोनों को अपन ने समान लंबाई की डोरियों से लटका दिया है, और दोनों डोरियों के मध्य का कोण 30 डिग्री है, आधा कोण 15 डिग्री होगा। तो इस केस में आप ये देखें कि कौन कौन से बल इन दोनों गोलों के मध्य लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर द्रव्यमान m होगा, और द्रव्यमान m होने के कारण इस पर एक बल लगेगा, और वो बल आपके पास नीचे की ओर लगेगा mg। ये तो इसके द्रव्यमान के कारण, भार के कारण लगने वाला बल हो गया। अब बात करें कि दोनों गोलों पर समान आवेश है, समान प्रकृति का है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये बल आपके पास इधर लगेगा, वो हो जाएगा F = QE। ठीक है, दूसरी बात, डोरी में तनाव आएगा। जब डोरी में तनाव आएगा तो तनाव की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, इसको अपन अलग कर ले सकते हैं। तनाव की दिशा कुछ इस प्रकार होगी, ये आपके पास तनाव बल हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन एक लाइन लें, ये लाइन, और इस कोण की अगर बात करूँ तो ये कोण भी कितना होगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो इस दिशा में जो तनाव का घटक आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर T cos 15 डिग्री, और इस दिशा में जो घटक आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास T sin 15 डिग्री। ठीक है, तो ये चार बल आपके गोले पर लगे हुए हैं। बल किस प्रकार लग रहे हैं, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग 11th क्लास में भी कई बार बना चुके हैं, तो अभी तक कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हमने जो गोलों पर बल लग रहे हैं उसकी बात की है। अब आप इन गोलों को संतुलित अवस्था में लेकर के आएंगे। संतुलित अवस्था में लाने का मतलब है कि जो क्षैतिज दिशा में बल लगे हुए हैं उन बलों को हम बराबर करेंगे, और ऊर्ध्वाधर दिशा के बलों को भी हम बराबर करेंगे। तो जब हम क्षैतिज दिशा के बलों को बराबर करते हैं
तो क्षैतिज दिशा में लगा हुआ है टी साइन 15 डिग्री, और ये बराबर है क्यू ई के क्षैतिज दिशा में। और जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करते हैं तो इसमें लगा हुआ है आपके पास टी कोस 15, और इसके ऊर्ध्वाधर में लगा हुआ है एम जी। ये हमने संतुलन की अवस्था बना दी है। अब इन दोनों समीकरणों को अगर डिवाइड करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास जो टी है, इस टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 10-15 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 10-15 डिग्री बराबर क्यू ई अपॉन एम जी, क्यू ई अपॉन एम जी। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे अभी तक हमने इस पूरे संयोजन को द्रव में नहीं डुबाया है, अभी हम सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। जब आपका पूरा संयोजन सिर्फ हवा में रखा हुआ है तो उस केस में दोनों गोलों के मध्य लगने वाले जो बल हैं वो कितने कितने होंगे, वो अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे संयोजन को जब द्रव में डुबो दिया जाता है उसके बाद उसके बाद भी आपके दोनों गोलों के मध्य जो कोण बना हुआ है, इस कोण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो सेकंड केस में जब हम इस पूरे संयोजन को डुबो देते हैं एक द्रव में, तो ये हमने संयोजन लिया दोबारा, जिसमें द्रव्यमान m है, आवेश इन पर q है, और इसे हमने किसी लिक्विड में डुबो दिया है। तो यहाँ आपके पास ये हमने लिक्विड बना दिया है। ठीक है, अब लिक्विड में जाने के बाद भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो नए बल किस प्रकार लगेंगे, इस पर जो लगेगा बल अब वो लगेगा एम जी डैश, क्योंकि 11th क्लास में हम तरल यांत्रिकी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, और उस तरल यांत्रिकी वाले चैप्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि जब किसी गोले को हम द्रव में डुबो देते हैं तो एक बल लगता है नीचे mg और दूसरा बल लगता है ऊपर उत्प्लावक बल fb, और इस उत्प्लावक बल के कारण नीचे लगने वाला जो बल है वो आपका कम हो जाता है, और वो हो जाता है mg माइनस f। अगर हवा में इस गोले को रखा जाए तो नीचे सिर्फ mg बल लगेगा, इसका भार लगेगा, परंतु जैसे ही हम इसे किसी द्रव में डुबोते हैं तो उत्प्लावक बल ऊपर की ओर लगेगा, और ऊपर की ओर लगने वाले बल के कारण नीचे की ओर लगने वाला बल अब थोड़ा कम हो गया। जैसे मान लीजिए कि पहले हवा में 10 न्यूटन नीचे लग रहा था, अब जैसे ही आपने इसको लिक्विड में डुबोया है तो लिक्विड में डुबोने के बाद ऊपर की ओर बल आ गया 2 न्यूटन का उत्प्लावक बल। तो 10 न्यूटन पहले नीचे था, 2 न्यूटन ऊपर हो गया, तो नीचे लगने वाला बल अब कितना रह गया, सिर्फ 8 न्यूटन। परिणामी बल जो नीचे लगेगा वो उसका मान सिर्फ 8 न्यूटन होगा। तो नया जो बल लगे नीचे की ओर, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर mg डैश, क्योंकि द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित हो जाएगा, और परिवर्तित होने के कारण ही आपके पास अब जो नया बल लगेगा नीचे की ओर वो mg डैश होगा, mg नहीं हो करके। तो यहाँ पर आपके पास mg डैश ले लिया है। अब हम बात करते हैं कि दो आवेशों के मध्य जब हम निर्वात में लगने वाले बल की बात करते हैं तो निर्वात में कितना बल लगता है दो आवेशों के मध्य, तो वो बल लगता है आपके पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वो बल है जो दो आवेशों के मध्य निर्वात की अवस्था में लगता है। अब इन दोनों आवेशों को अगर हमने लिक्विड में डुबो दिया तो नया बल कितना हो जाएगा, लिक्विड में डुबोने के बाद अब जो नया सूत्र होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन R का डिवाइड और लग जाता है। एप्सिलॉन R आपका पराविद्युतांक है, चैप्टर स्टार्ट करते टाइम कूलाम के नियम में हम इसकी बात कर चुके हैं। ये पराविद्युतांक उस द्रव का पराविद्युतांक है या उस माध्यम का पराविद्युतांक है जो दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित है। जब हवा हम दोनों आवेशों के मध्य लेते हैं तो पराविद्युतांक का मान 1 हो जाता है, और फिर आप ये वाला सूत्र यूज़ करते हैं। जबकि अन्य माध्यम रखने पर दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान जो होगा वो इस सूत्र के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास यहाँ जो बल लगेगा क्षैतिज दिशा में वो आपके पास अब क्यू ई नहीं होकर के हम उसे लिखेंगे क्यू ई डैश। ठीक है, तो तनाव बल आपके पास डोरी में उसको भी हम टी डैश ले लेते हैं, और यहाँ पर फिर से दो घटक होंगे तनाव बल के। जिस दिशा में थीटा एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा एंगल है, तो इस दिशा में हो जाएगा टी कोस थीटा, और इस दिशा में आ जाएगा आपका टी साइन थीटा।
ठीक है। क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल क्या हो गए? क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल हो गए आपके पास टी साइन थीटा बराबर तो हो चुका है क्यू ई डैश के, और टी कोस थीटा आपके पास हो चुका है बराबर एम जी के। फिर से टी कैंसिल और फिर से बनेगा टेन थीटा। अब यहाँ पर थीटा वही लेना है जो पहले हमने लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको एंगल फिर सेम ही लेकर चलना है। ठीक है, तो फिर से आपके पास आंसर आ जाएगा टेन थीटा की फॉर्म में, और ये बन जाएगा आपके पास टेन थीटा बराबर क्यू ई डैश डिवाइड बाई एम जी डैश। ठीक है, क्यू ई डैश डिवाइड बाई एम जी डैश। ये समीकरण नंबर आपके पास 3 आ चुकी है। समीकरण नंबर 4, तो इसे अपन समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। तो दोनों स्थितियों के हमने डायग्राम बनाए, और दोनों स्थितियों में जो आपका फाइनल इक्वेशन बनने वाली है बलों को संतुलित करने के बाद, वो फाइनल इक्वेशन हमने गेन कर ली है। ये हवा में जब आपके दोनों गोले रखे हुए हैं तब कितना बल लगेगा वो हमने देख लिया। फाइनल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 3। और जब दोनों गोलों को हमने द्रव में डुबो दिया उसके बाद कितना बल लगेगा वो इक्वेशन नंबर 4 में आपको क्लियर दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर 10-15 रखा हुआ है, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में कितना है 10-15। थीटा का मान 15 है क्योंकि एंगल तो चेंज हुआ नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हैं। तो राइट साइड अगर बराबर करेंगे तो राइट साइड उसमें थी क्यू ई अपॉन एम जी, और यहाँ पर है आपके पास क्यू ई डैश अपॉन एम जी डैश। ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से अपन ने किया है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दिया। क्यू से क्यू कैंसिल, एम से एम कैंसिल। अब ई डैश इनके मान पुट करते हैं, तो ई का मान क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है जी का मान जी ही रखेंगे, और ई डैश का मान क्या रखना है और जी डैश का मान क्या रखना है अब वो देखते हुए चलते हैं। जब आपको यहाँ पर ऐसी स्थिति दी गई है, पेज खाली नहीं बचे क्या, तो यहाँ पर आपके पास देखो, जब दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम आ जाएगा तो बल का सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है F = QE। ठीक है, तो जब आप F = QE, सही कर लें इसको एक बार, F = QE। अब देखो आप, अभी आपने क्या किया, बल के सूत्र में हमने एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगाया है, तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र के सूत्र में भी एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगेगा, क्योंकि हम यूँ मान सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों साइड आप एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगा दें। यहाँ एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगाना है और इधर भी एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगाना है। तो ये जो बल बन चुका है एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगाने के बाद, ये बन चुका है माध्यम में लगने वाला बल। तो एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगाने के बाद ये विद्युत क्षेत्र बन जाएगा माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र बना हुआ है दोनों आवेशों के मध्य। ठीक है, और इसी को अपन अभी इक्वेशन में ई डैश लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपने ई डैश लिखा है इक्वेशन के अंदर डायग्राम में, ये जो ई डैश चल रहा है इसका मान हो जाएगा E/एप्सिलॉन आर। ठीक है, जैसा सूत्र बल में हम एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगाते हैं तो वैसे ही विद्युत क्षेत्र में भी आपको एप्सिलॉन आर का डिवाइड लगा देना है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो होगी उसमें हम ई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, और वो हो जाएगी KQ/R² तो होगा ही, साथ में एप्सिलॉन आर का डिवाइड और लगा देंगे। अब बात आती है जी की, तो जी की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। 11th क्लास में इसका डेरिवेशन आप देख चुके हैं, डेरिवेशन पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है वो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला जो आपके पास यहाँ पे यूज़ करोगे आप, जब कोई पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पानी में डुबोते हो या किसी द्रव में डुबोते हैं हम उसमें, तो उस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितनी कमी आती है। गुरुत्वीय त्वरण का नया मान हो जाता है G डैश बराबर G1 - सिग्मा अपॉन रो। ये आपकी 11th क्लास की नोट्स की जो बुक अगर संभाल के रखी हो, रद्दी में अभी तक नहीं बेची हो, तो उसमें आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। ये डेरिवेशन बुक में नहीं था, बट हमने 11th क्लास की नोटबुक में इससे पढ़ा था। ठीक है, डेरिवेशन देखें आप, और डेरिवेशन का जो रिज़ल्ट है नया जी कितना होगा, जी के मान में अब कितनी कमी आ चुकी है उत्प्लावक बल लगने की वजह से। अब यहाँ पर जो सिग्मा है और रो है, ये है आपके पदार्थ का घनत्व
और जिस द्रव में उस पदार्थ को डुबाया गया है उसका घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम जी डैश की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी G1 माइनस पदार्थ का घनत्व आपको दिया गया है 0.8 क्वेश्चन के अंदर, तो आप यहाँ पर 0.8 रखें। और साथ में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसने बोला हुआ है कि द्रव का घनत्व 0.8 है, तो अपन ने द्रव का घनत्व ऊपर रख दिया है और नीचे आएगा पदार्थ का घनत्व, वो आपको 1.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 1.6। अब देखो 0.8 से 1.6 कट जाएगा 2 बार, तो ये बन गया 1/2 और 1 माइनस 1/2 कितना होगा 1/2। तो ये फाइनली आपके पास जो जी डैश हो जाएगा ये हो जाएगा G/2। तो आपको जी डैश की जगह मान रखना है G/2, तो हम उसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर G/2, 2 पर चला जाएगा। अब जो कैंसिल हो रही है टर्म्स उनको कैंसिल करते हैं, तो K R² G कैंसिल हो गया है। और अब इस पूरी इक्वेशन में आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बचा नहीं है और राइट साइड में सिर्फ 2/εr है। ठीक है, तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पर 1 = 2/εr। तो यहाँ से εr का मान कितना हो जाएगा 2। तो उस द्रव का जो घनत्व है आपका वो आ चुका है 2। घनत्व नहीं, सॉरी, पराविद्युतांक। जिस पदार्थ में या जिस द्रव में हमने अपने गोले को डुबोया था उस द्रव का पराविद्युतांक अपने पास इसका मान है 2। तो इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें दिया गया है कि बिंदु आवेश Q को 2 भागों में आपको डिवाइड करना है, Q1 और Q2, और इनको r दूरी पर रखना है। इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की क्या शर्त होगी। तो देखो 11th क्लास में किसी भी भौतिक राशि का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने की जो शर्तें होती है वो हमें अवकलन से पता चलती है। आप दी गई सिचुएशन का अवकलन करें और अवकलन करने के बाद आप उसका मान 0 के बराबर कर दें। वहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी 0 के बराबर करने के बाद वो अधिकतम या न्यूनतम में से कोई एक मान होगा। अभी क्वेश्चन में ये पहले ही क्लियर दिया हुआ है कि वो अधिकतम मान की शर्त पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले इस Q आवेश के 2 भाग कर लेने हैं। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, अगर अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इस Q को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग हमने स्मॉल q लिया है और दूसरा भाग लिया है हमने कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। हालांकि आपको न्यूमेरिकल के अंदर Q1 और Q2 करके 2 भाग दिए गए हैं, ठीक है ना, बट मैंने Q1 की वैल्यू को स्मॉल q और Q2 की वैल्यू को हम कैपिटल Q माइनस स्मॉल q मान लेते हैं। अब जैसे जैसे आपके पास स्मॉल q का मान अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली बात है Q माइनस स्मॉल q का मान भी चेंज होगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन दोनों भागों को कुछ दूरी पर रख देना है एक दूसरे से r दूरी पर। तो यहाँ पर अपन ने दोनों के मध्य लगने वाले बल की कैलकुलेशन करनी है, जबकि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो दूरी हमने मान ली है स्मॉल r। तो इस कंडीशन में जो बल लगेगा दोनों आवेशों के मध्य वो हो जाएगा k। पहला आवेश आपके पास स्मॉल q, दूसरा आवेश है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q और डिवाइड बाय दूरी का वर्ग वो है r²। अब यहाँ पर जो बल आपके पास मिला है इस बल का अधिकतम या न्यूनतम मान पता करने के लिए हमें इस बल का अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन किसी के सापेक्ष किया जाता है। जो भी भौतिक राशि आपकी परिवर्तित भौतिक राशि होती है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। अब इस इक्वेशन में k r ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि ये तो दिया गया आवेश है। स्मॉल q का मान यहाँ पर परिवर्तित हो सकता है और इसके मान में परिवर्तन होगा तो आपके पास बल के मान में भी परिवर्तन होगा। तो परिवर्तित भौतिक राशि यहाँ पर जो है वो है स्मॉल q। तो हम इस बल F का अवकलन करेंगे स्मॉल q के सापेक्ष। तो यहाँ पर आपके पास जो समीकरण बनेगा वो बन जाएगा dF/dq। ठीक है, हमने बल का अवकलन किया है स्मॉल q के सापेक्ष। आप सबसे पहले समीकरण को ध्यान से देखें। समीकरण क्या है, इसको अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा k स्मॉल q कैपिटल Q माइनस k स्मॉल q स्क्वायर डिवाइड बाई r²। ये आपके पास अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और q का q के सापेक्ष, हम यहाँ पर f का अवकलन करने वाले हैं q के सापेक्ष।
तो क्यू का क्यू के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1, ठीक है, क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 ही होता है। तो यहाँ पर आपके पास इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ समीकरण में हम लिखेंगे के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का मान हो चुका है 1। अगली इक्वेशन आपके पास जो है वो है के क्यू स्क्वायर। इसमें के कॉन्स्टेंट है और क्यू स्क्वायर का जब हम अवकलन करते हैं तो एक्स की घात एन वाला सूत्र हम अप्लाई करते हैं। एक्स की घात एन का जब अवकलन किया जाता है तो वो होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो आपको पावर आगे लेनी है और पावर में से 1 कम कर लेना है। तो यहाँ पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, के क्यू स्क्वायर लेना है ना, तो के तो कांस्टेंट है और क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो अवकलन हमने किया है इसके मान को हमें कर देना है 0 के बराबर, क्योंकि अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए हम अपने अवकलन को 0 के बराबर कर देते हैं। तो जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो ये आपके पास जो इक्वेशन है जब इसको बराबर किया जाए 0 के तो आर स्क्वायर उधर जाकर के 0 हो जाएगा और ये माइनस वाली टर्म जो है उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास के क्यू बराबर के इंटू ट्वाइस क्यू और यहाँ पे के से के कैंसिल और स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमने स्मॉल क्यू का मान पता कर लिया है। और दूसरा आवेश कौन सा था, दूसरा आवेश था कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो जब ये आपके पास स्मॉल क्यू का मान कितना मिला अभी, q/2। जब स्मॉल q/2 है और q में से q/2 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, q/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपका आवेश को 2 बराबर भागों में यदि बांट देते हो तो उस कंडीशन में दोनों भागों के मध्य लगने वाला बल अधिकतम होगा। इसके अलावा अगर आपने किसी और तरीके से इसके टुकड़े किए, जैसे कि पहला टुकड़ा जो है वो q/4 लिया या फिर दूसरा टुकड़ा 3q/4 लिया, तो उन दोनों टुकड़ों के मध्य भी इतना बल नहीं लग पाएगा जितना कि आधा आधा भाग अगर हम कर देते हैं। इस अवस्था में जितना बल लगेगा यही बल अधिकतम बल है दोनों टुकड़ों के मध्य, ठीक है। इस क्यू के और किसी भी तरीके से और टुकड़े किए जाते हैं तो उस कंडीशन में बल का मान इस कंडीशन में लगने वाले बल से तो कम ही रहेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसके तीनों कोनों पर कुछ आवेश रखे हुए हैं और आपको इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी मान निकालना है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो उसको हम पी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है एक आवेश और दोनों आवेशों की मध्य दूरी, इसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कैसा, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पहले द्विध्रुव होना आवश्यक है। इस क्वेश्चन में क्या आपको द्विध्रुव दिया गया है, डायरेक्ट तो हमें द्विध्रुव नहीं दिख रहा है। द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें 2 समान परिमाण के आवेश हों जिनका परिमाण समान होता है परंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है। तो इस कंडीशन में अगर इस डायग्राम को हम दोबारा बनाएं तो हम ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ पर आवेश रखा है -q, यहाँ पर रखा हुआ आपका एक +q और इस +2q आवेश को हम तोड़ देते हैं +q और +q में, ठीक है। +2q हो गया। अब एक द्विध्रुव तो आपके पास ये बनके तैयार हो चुका है जिसमें एक -q और एक +q है और एक द्विध्रुव बनके तैयार हो चुका है ये। द्विध्रुव में दोनों समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आवश्यक होते हैं। तो हमने 2 द्विध्रुव बना लिए हैं। अब इन द्विध्रुव के जो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे उनकी दिशा क्या होगी, तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर और इसमें भी होगी -q से +q की ओर। अब आप ये देख सकते हैं कि जब इस डायग्राम को अपन दोबारा थोड़ा ड्रॉ करें और एक द्विध्रुव की दिशा ये जा रही है और एक द्विध्रुव की दिशा ये जा रही है, यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री का कोण है क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का। ये पहला अपन P1 वेक्टर और ये दूसरा मान लेते हैं P2 वेक्टर, या फिर दोनों को P ही मान लेते हैं क्योंकि दोनों द्विध्रुव जो हैं उनके परिमाण तो समान है, क्योंकि यहाँ पर भी दूरी दोनों आवेशों के मध्य a है, यहाँ पर भी a है, आवेश यहाँ पर भी q है, यहाँ पर भी q है। तो दोनों जो द्विध्रुव होंगे, ये भी द्विध्रुव p होगा द्विध्रुव आघूर्ण और ये भी द्विध्रुव आघूर्ण p ही होगा। ये दोनों द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इस दिशा में जा रहे हैं जब दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि परिणामी निकालना है। तो 2 सदिशों का परिणामी निकालने का सूत्र क्या होगा, तो वो होता है अपने पास r बराबर √a² + b²
प्लस ट्वाइस ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे जब हम मान रखते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास पी स्क्वायर, पहला द्विध्रुवा गुण, दूसरा द्विध्रुवा गुण भी पी स्क्वायर, ट्वाइस पी डॉट पी और कोस 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगल दोनों द्विध्रुवों के बीच में 60 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस का पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी स्क्वायर, और कोस थीटा का मान कितना होगा, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और ये बन जाएगा अंडर रूट में थ्राइस पी। यही आपके पास परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। पी का मान रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास Q इंटू ए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि अंडर रूट पूरे पर नहीं लगाना है, एक मिनट, अंडर रूट सिर्फ 3 पर लगेगा, पी बाहर आ जाएगा क्योंकि पी पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये अंडर रूट से बाहर चला जाएगा, और उस कंडीशन में अगर आप पी का मान रखना चाहें तो अंडर रूट और क्यू इंटू ए। ये आपका परिणामी आ चुका है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, और उसकी दिशा कुछ बीच में होगी इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि दोनों जो आपको दिए गए हैं द्विध्रुव आघूर्ण वो मान में समान है, और जब भी दो सदिश मान में समान होते हैं तो उनका परिणामी उनके जस्ट बीच में से पास होता है। ठीक है।